आ आ ओ केता। नमस्कार। इग्नू और भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा निर्मित स्वयं के इस डोगरी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत विषय में डोगरी भाषा का परिचय, डोगरी भाषा की लिपि, डोगरी भाषा का क्षेत्र और डोगरी भाषा की उत्पत्ति के बारे में विवरण देते हुए कुछ डोगरी भाषा की विशेषताएं और व्यवस्था के आधारभूत मानकों की संक्षिप्त चर्चा की है। भारत की बहुत सारी आधुनिक भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। इन सभी भाषाओं की अपनी पृथक पृथक संरचना और व्यवस्था है। डोगरी भाषा के परिचय के साथ साथ ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि डोगरी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण या लिपि चिन्ह हैं जो डोगरी भाषा में हिंदी भाषा से उच्चारण में भिन्नता रखते हैं। उन वर्णों की संरचना अथवा व्यवस्था भिन्न है। डोगरी भाषा डोगरों की भाषा है। जिस प्रदेश में डोगरी भाषा बोली जाती है उस प्रदेश को डुग्गर प्रदेश भी कहा जाता है और जो लोग डोगरी भाषा बोलते हैं उन्हें डोगरे कहा जाता है। डोगरी भाषा एक सुरात्मक भाषा है। डोगरी भाषा की उत्पत्ति, क्षेत्र और विकास। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अनेक संस्कृतियों का संगम होने के कारण एक बहुभाषी प्रदेश है और डोगरी भाषा भी इस प्रदेश की प्रमुख भाषा है। डोगरी भाषा जम्मू प्रांत के अधिकतर क्षेत्र की मातृभाषा है। इसके अलावा डोगरी केवल जम्मू कश्मीर प्रदेश के जम्मू संभाग में ही नहीं बोली जाती बल्कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ इलाकों और भारत के बाहर पाकिस्तान के सियालकोट और शकरगढ़ के इलाकों में भी बोली जाती है। डोगरी भाषा बहुरूपीय परिवार की भारतीय आर्य शाखा की आधुनिक भाषा है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार डोगरी भाषा की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक और लौकिक संस्कृत से मानी जाती है। दूसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की तरह डोगरी भाषा भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक और लौकिक संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के विकास दौर में से गुजरकर लगभग 11वीं सदी में मौजूदा रूप और दौर में दाखिल हुई। डोगरी भाषा का सबसे प्राचीन उल्लेख अमीर खुसरो की 1370 में भाषा पर लिखी फारसी कविता नूहे सिपिहर कश्मीरियों, डुग्गरों, सिंधियों में मिलता है। आइए अब हम डोगरी भाषा की लिपि के बारे में बात करते हैं। डोगरी भाषा की अपनी लिपि भी थी जो डोगरा अक्षर या डोगरा लिपि के नाम से जानी जाती थी। महाराजा रणवीर सिंह के राजकाल जो 1856 से लेकर 1885 तक को डोगरी भाषा का सुनहरी युग माना जाता है। उस समय डोगरी भाषा को सरकारी भाषा का मान सम्मान हासिल था। महाराजा रणवीर सिंह ने देश विख्यात लिपि देवनागरी के सदृश डोगरा अक्षर लिपि में संशोधन करवाकर इसमें स्वरों के अनुरूप मात्राओं की व्यवस्था की और फिर ये लिपि नमे डोगरे नाम से प्रचलित हुई। इसके बाद महाराजा रणवीर सिंह जी ने उस दौरान इस नई लिपि में अनुवाद और लिप्यंतरण के बहुत सारे काम करवाए। महाराजा रणवीर सिंह के शासनकाल के उपरांत ये लिपि बहुत मकबूल या प्रचलित नहीं हो सकी, परंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक डुग्गर प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में इस लिपि का प्रयोग होता रहा। आज सार्वजनिक क्षेत्र में डोगरी साहित्य रचना के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग हो रहा है और दूसरी भारतीय आधुनिक भाषाओं की तरह डोगरी भाषा में भी साहित्य की लगभग हर विधा में बहुत सारा काम हुआ है और हो रहा है। डोगरी भाषा के विकास कार्यों को देखते हुए 22 दिसंबर 2003 को डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फलस्वरूप मौजूदा दौर में डोगरी भाषा में साहित्य, पत्रकारिता और मीडिया, पत्रिकाएं, अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, विभिन्न परीक्षाओं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
और वेब डिक्शनरियों आदि लगभग हर क्षेत्र में डोगरी भाषा में काम हो रहा है और समूचा साहित्य देवनागरी लिपि में ही प्रकाशित हो रहा है। देवनागरी लिपि और डोगरी भाषा। उधर दूसरी तरफ भारत की बहुत सारी आधुनिक भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है और इन सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग संरचना और व्यवस्था है। हर भाषा की व्यवस्था उसकी ध्वनि, शब्द, वाक्य या अर्थ आदि के स्तर पर अलग अलग होती है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देवनागरी लिपि के अधिकांश वर्णों के उच्चारण में समानता और असमानता दिखाई देती है। डोगरी भाषा में भी कुछ ऐसे वर्ण या लिपि चिन्ह हैं जो डोगरी भाषा में हिंदी भाषा से उच्चारण में भिन्नता रखते हैं और उन वर्णों की संरचना अथवा व्यवस्था भिन्न है। इसी तरह डोगरी भाषा अपनी व्याकरणिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में अपनी एक भिन्न और खास स्थान रखती है। फलस्वरूप डोगरी भाषा भाषियों भी अपनी मातृभाषा के महत्व को पहचाना और इसको जनता में राजनैतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना का माध्यम बनाया। इसके साथ ही साहित्य सृजन की खास बात ये भी थी कि उन्होंने डोगरी लिपि या फारसी लिपि की जगह देवनागरी लिपि को अपनाया। इस लिपि को अपनाने का लाभ ये भी था कि इस लिपि का सारे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार था और जनता में भावात्मक एकता और एकीकरण के नज़रिए की नज़र से बहुत सशक्त माध्यम थी और बहुत सारे लोग हिंदी भाषा को जानते भी थे। साहित्य छापने छपवाने की भी समस्या नहीं थी। कुल मिलाकर ये बात रही कि देवनागरी लिपि अपनाने से डोगरी भाषा और साहित्यकारों को बहुत लाभ हुआ। देवनागरी लिपि का एक बहुत बड़ा लाभ ये भी हुआ कि अपने प्रदेश की हदों के अंदर ही सीमित ना रहकर देवनागरी लिपि के जानकार प्रदेशों तक डोगरी भाषा का विस्तार हुआ और साहित्य सृजन का ये छोटा सा झरना निरंतर धारा बनकर बहने लगा। ध्वनि और लिपि में समापन होने लगा, अर्थात जैसे डोगरी भाषा बोली जाती वैसा ही लिखा जाने लगा। एक ही ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग होने लगा और ऐसा करने से डोगरी भाषा की विशेषता और खासियत नज़र आने लगी। डोगरी भाषा बोलने वाले। डोगरी भाषा को बोलने वाले भारत और पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। सन 2001 की जनगणना के मुताबिक इसकी संख्या 22,82,589 है। ये संख्या केवल जम्मू प्रांत की थी। डोगरी भाषा को हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग बोलते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इसमें से सबसे अधिक संख्या हिंदुओं की है। डोगरी भाषा की विशेषताएं। किसी भी भाषा की पहचान उसकी शब्द संपदा नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी रूप रचना और बोलचाल का लहजा होता है। इस सिलसिले में डोगरी भाषा की शब्दावली चाहे बाकी दूसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के साथ अपनी साझ रखती हैं, पर इसकी अपनी खास विशेषता इसकी व्याकरणिक विशेषताएं यानी ध्वनिगत और रूप रचनागत विशेषताओं में झलकती है। इसी तरह डोगरी भाषा की कुछ खास विशेषताएं इस तरह से है। ध्वनिगत विशेषता। सबसे पहले बात करते हैं ए की प्रधानता। डोगरी भाषा ए, र, झ और भ प्रधान भाषा है। ए प्रधान भाषा होने के कारण डोगरी भाषा में जहाँ सहज ही ए का प्रयोग होता है, वहाँ संस्कृत के अ, आ और प्राकृत के ऐ, आई स्वर और स्वर संयोग अनुस्वार से पहले आने पर ए में बदल जाते हैं। जैसे संस्कृत, डोगरी, हिंदी। संस्कृत में मंत्र, डोगरी में मंत्र, हिंदी में मंत्र। संस्कृत भाषा में वंश, डोगरी में वंश, हिंदी में वंश। संस्कृत भाषा में जंत्र, डोगरी में जंत्र, हिंदी में यंत्र। संस्कृत में वैनी, डोगरी में पैन, हिंदी में बहिन। संस्कृत में कंठिका, डोगरी में कैंठी, हिंदी में कंठ। आगे हम बात करते हैं र की प्रधानता के बारे में। र प्रधान भाषा होने के कारण जहाँ मूल संस्कृत शब्दों के र को सुरक्षित रखा है, वहाँ कुछ जगह
र का प्रयोग नहीं, वहाँ भी डोगरी में र अपने आप आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, संस्कृत भाषा में त्रुट डोगरी में त्रोड़ना, हिंदी में तोड़ना। संस्कृत भाषा में ताम्र डोगरी में त्रामा, हिंदी में तांबा। संस्कृत भाषा में निद्रा डोगरी में नींदर, हिंदी में नींद। संस्कृत भाषा में संबंध डोगरी में सरबंध और हिंदी में संबंध। हिंदी आदि दूसरी भाषा में आमतौर मूल रो का लोप हो गया है, डोगरी में रो को सुरक्षित रखा है। जैसे संस्कृत में सूत्र डोगरी में सूत्र, हिंदी में सूत। संस्कृत में त्रुट डोगरी में त्रोड़ना, हिंदी में तोड़ना। झ की प्रधानता, झ प्रधान भाषा होने के कारण डोगरी भाषा में अर्धस्वर य की विशेष महत्ता नहीं है। शब्दों के शुरू में जे ध्वनि स्वर्श संघर्षों सगोश अल्पप्राण ध्वनि झ में बदल जाता है। जैसे हिंदी में योगी डोगरी में जोगी, हिंदी में यंत्र डोगरी में जंत्र, हिंदी में यज्ञ डोगरी में जग। कहीं कहीं हिंदी शब्दों में जब आखिर में यो हो तो डोगरी भाषा में य का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदी में समय डोगरी में समा, हिंदी में संशय डोगरी में सैंशा, हिंदी में शिवालय डोगरी में शिवाला, हिंदी में सराय डोगरी में सरा, हिंदी में न्याय और डोगरी में न्या, हिंदी में दृश्य डोगरी में दृश्य। अब बात करते हैं भ की प्रधानता पर। भ प्रधान होने के कारण डोगरी भाषा में अर्धस्वर व का आमतौर पर प्रयोग नहीं होता है। जैसे हिंदी भाषा में वस्तु डोगरी में वस्त्र, हिंदी में वर्ष डोगरी में बरा, हिंदी में वीणा डोगरी में बीन, हिंदी भाषा में वकील डोगरी में वकील। हिंदी भाषा में शब्द का आखिरी वर्ण व डोगरी भाषा में लोप होकर कई बार प्लुत स्वर में बदल जाता है। जैसे कुछ उदाहरण हम हिंदी और डोगरी भाषा के लेते हैं। जैसे हिंदी में बोला जाता है ताब, डोगरी में एक्स्ट्रा लॉन्ग बावल जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं उसके लगने से ता बन जाता है। हिंदी में पाव डोगरी में पा, हिंदी में दाव डोगरी में धा, हिंदी में जीव डोगरी में जी। डोगरी भाषा में दीर्घ स्वरों को ह्रस्व करने और साथ ही ह्रस्व किए स्वर के अगले व्यंजन को दुत्त करने वाली प्राकृत भाषा की प्रवृत्ति भी मौजूद है। जैसे हिंदी भाषा में आठ डोगरी भाषा में अठ, हिंदी में खोटा डोगरी भाषा में खुट्टा, हिंदी भाषा में पीठ डोगरी में पिठ, हिंदी भाषा में पीछे डोगरी भाषा में पिछे। हिंदी या दूसरी आधुनिक भाषाओं में ङ और ञ नासिकीय व्यंजन और उत्क्षिप्त मूर्धन्य ड़ व्यंजन शब्दों के शुरू में नहीं आते। डोगरी भाषा में इन व्यंजनों के कई शब्द मिल जाते हैं। जैसे ङ से बने हुए शब्द ङूठा ङूर, ञ से न्याणा न्यारा, ड़ से अड़म्बना अड़ेका। डोगरी भाषा की ध्वनि रचना में मात्रा, बलागात, सुर, अनुनासिकता और विवृति आदि सभी खंडेतर ध्वनियों अर्थात ध्वनि गुणों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये भाषा की ध्वनि संरचना को जहाँ प्रभावित करते हैं वहाँ इनके कारण भाषा की अन्य संरचना पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। डोगरी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग। डोगरी भाषा में प्लुत स्वर जिसको हम अंग्रेजी भाषा में एक्स्ट्रा लॉन्ग बावल भी कहते हैं की मात्रा का इसका प्रयोग शब्द की आखिरी स्थिति में होता है और इसका प्रयोग होने पर शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ शब्दों को जहाँ देखते हैं, दीर्घ स्वर वाले शब्द, अति दीर्घ या प्लुत स्वर वाले शब्द। जैसे डोगरी में हम एक शब्द बोलेंगे पला जिसका मतलब है जेंटल, पला एक्स्ट्रा लॉन्ग बावल लगने से बना है जिसका मतलब है फॉरगेट। बी आल्सो एक्स्ट्रा लॉन्ग बावल लगने से बी जिसका मतलब है सीड यानी बीज। कला और कला के साथ एक्स्ट्रा लॉन्ग या प्लुत स्वर लगने से अर्थ जो है
चेंज हो गया है, जिसका मतलब है प्यूरिफाई। आइए अब हम एपॉस्ट्रॉफी कामे की बात करते हैं। शब्द की शिरोरेखा के बीच इसका प्रयोग होता है। डोगरी भाषा में सुर का भी प्रयोग होता है। ये अंग्रेजी भाषा के एपॉस्ट्रॉफी कामा की तरह ही है। इसका प्रयोग डोगरी भाषा के ऊंचे सुर को प्रकट करने के लिए किया जाता है और इसके प्रयोग करने पर शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कुछ हम साधारण शब्द लेते हैं और कामा लगने से सुर वाले शब्द कैसे बनते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। डोगरी में जैसे एक शब्द है कुण, जो गेहूं को एक लगने वाला कीड़ा होता है। जब इस कामा का शिरोरेखा के मध्य इस्तेमाल होता है तो उसका उच्चारण होता है कुण, जिसका मतलब है कौन। बना, जैसे हम बोलते हैं ये काम कैसे बना। जब हम कामा का प्रयोग करते हैं तो बना एक वनस्पति का नाम है। ऐसे ही खल, जिसका मतलब है चमड़ी। खल कामा लगने से टोन में बदल जाता है, जिसका मतलब है नीचे। प्यारे शिक्षार्थियों, प्रस्तुत विषय में डोगरी भाषा का संक्षिप्त परिचय के साथ साथ डोगरी भाषा की पुरानी लिपि, मौजूदा समय में प्रयोग की जा रही देवनागरी लिपि, डोगरी भाषा का क्षेत्र, डोगरी भाषा की उत्पत्ति और विकास के बारे में विवरण देते हुए कुछ डोगरी भाषा की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की है। हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं, डोगरी भाषा प्राचीन संस्कृत में से निकली एक आधुनिक, स्वतंत्र और भारत की राष्ट्रीय भाषा है। डोगरी भाषा की अपनी अलग ध्वनि, रूप और वाक्य संरचना है। डोगरी भाषा को बोलने वाले भारत और पाकिस्तान में भी रहते हैं। डोगरी भाषा का अपना लोक साहित्य और संस्कृति है। डोगरी भाषा की अपनी लिपि भी थी जो डोगरा अक्षर नाम से जानी जाती थी। डोगरी भाषा का रोजगार क्षेत्र में भी बहुत और विशेष स्थान है। धन्यवाद।